हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आपका जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस की सीरीज सब्जेक्ट वाइज, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप आपके सब्जेक्ट को पूरा का पूरा रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं RAC के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, What happens to the COP of heat pump when the temperature difference between source and sink is decreased? तो COP क्या होती है अपनी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP अपन जानते हैं, COP का फॉर्मूला होता है अपना डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब अपने पास अपन दो टर्म पढ़ते हैं जनरली RAC में। एक पढ़ते हैं अपन हीट पंप और एक पढ़ते हैं अपन रेफ्रिजरेटर। तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ डिफरेंस है इनके डिजायर्ड इफेक्ट में। अपने हीट पंप के लिए डिजायर्ड इफेक्ट होता है हाई टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर के लिए अपना डिजायर्ड इफेक्ट होता है लो टेम्परेचर। तो अगर अपन मैं इसका आपको डायग्राम बताऊं तो हीट पंप होगा अपना ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। इसको सिंक बोलते हैं, इसको सोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो COP का फॉर्मूला हीट पंप के लिए होता है TH अपॉन TH माइनस TL। तो अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस को अगर कम करें तो COP पे क्या इफेक्ट होगा। तो COP क्या थी अपनी TH अपॉन, ये अपना डिफरेंस था TH माइनस TL। अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो COP क्या होगी, COP क्या करेगा, बढ़ेगा, COP इंक्रीज करेगा। तो अपना आंसर क्या होगा इसके लिए, D इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे, पहला था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट इन ए साइकिल विदाउट, हम कुछ भी मतलब कुछ भी अपनी तरफ से वर्क इनपुट नहीं दें, कुछ भी अपनी तरफ से वर्क नहीं दें और हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अपन उसको ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब अपने को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी क्या करते हैं, अपने पास कोई रेफ्रिजरेटर होता है, इसको अपन वर्क इनपुट देते हैं, ये यहां से हीट लेता है लो टेम्परेचर सोर्स से, यहां से हीट लेता है और यहां पर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये किस पे वर्क करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा ऑफ द डायग्राम गिवन फॉर द वेपर कंप्रेशन VC रेफ्रिजरेशन साइकिल दिया गया अपने को। तो उसमें बोल रहा है कि ये जो अननोन है अपने लिए कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं VC साइकिल। देखते हैं सबसे पहले अपन, ये अपना VC साइकिल होता है। VC साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है 1 से 2, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, उसके बाद आइसेंथेल्पिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन, और उसके बाद अपना क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये अपना इस तरह से डायग्राम होता है। ठीक है, इसको मैं रिवर्सिबल प्रोसेस होता है डॉट डॉट करके बनाऊंगा। तो अब अपने को कंपेयर करना है इसको। देखो, सबसे पहले अपने को देखना है, ये डॉट 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 करके बनाया गया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है,
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो मतलब इसका मतलब कौन सा, ये तो हो गया अपना क्या, एंथैल्पी। ठीक है, अब देखते हैं अपन, देखो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बाद क्या रहता था, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही थी और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिमूव हो रही है उसमें से। तो कॉन्स्ट, ये लाइन कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, सीधी सी बात है। तो ये क्या होगा अपना, प्रेशर होगा इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर प्रेशर होगा, इस एक्सिस पर एंथैल्पी होगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर होगा, प्रेशर एंड एंथैल्पी। वीसी साइकिल के अपने को पता होना चाहिए क्या होता है वीसी साइकिल में, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, फिर 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, उसके बाद आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है अपना कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा रेफरिंग टू ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वीसी रेफ्रिजरेशन साइकिल। अपने को वीसी साइकिल दिया है, वीसी साइकिल के अकॉर्डिंग कुछ डेटा दिया गया है और अपने से पूछ रहा है कि सीओपी बताओ रेफ्रिजरेटर की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बनाया अपन ने वीसी साइकिल, इसमें 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा, उसके बाद आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा, और देन क्या होगा अपना कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये अपना क्या है, कंप्रेसर है, ये अपना कंडेंसर है, ये अपनी कोई भी थ्रॉटलिंग डिवाइस है, और ये अपना एवापोरेटर है। उन्होंने क्या क्या दिया है अपने को, एंथैल्पी एट एंट्री टू कंप्रेसर, कंप्रेसर एंट्री ये पॉइंट है 1, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। तो एंट्री कंप्रेसर में यहाँ पर है, तो मतलब अपने को H1 गिवन है कितना, 180 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, एंथैल्पी एट एग्जिट फ्रॉम कंप्रेसर, एग्जिट कंप्रेसर से एग्जिट किया तो H2 अपने को गिवन है, ये अपना इनलेट है कंप्रेसर का, ये आउटलेट है, तो ये अपनी 210 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, एंथैल्पी एट एग्जिट ऑफ कंडेंसर H3 अपने को दिया गया है, H3 अपने को गिवन है 60 किलो जूल पर किलोग्राम, और अपने से सीओपी पूछा गया है। ठीक है, तो सीओपी निकालते हैं, सीओपी का वही जनरल, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लेके चलेंगे। सीओपी क्या होता है अपना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपने को, अपने लिए क्या, रेफ्रिजरेशन है, तो डिजायर्ड अपना लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर अपने को कितनी हीट आ रही है, देखो QR। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं QE, एवापोरेटर बोल देते हैं, ये इसको लिख देते हैं अपन QC कंडेंसर के लिए, निकल रही है सिस्टम में जा रही है, यहाँ अपने को वर्क इनपुट देना है। ओके, तो देखो अब अपन वही एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं। तो देखो इनकमिंग एनर्जी कौन कौन सी है इसमें, देखो ये आ रही है और ये आ रही है और ये जा रही है। ठीक है, तो QE बराबर क्या हो जाएगा अपना, H1 माइनस H4। ठीक है, और वर्क इनपुट कितना होगा अपना, वर्क इनपुट देखेंगे अपन, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो कितना हो जाएगा वर्क इनपुट, अगर वो लगाओगे आप तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। देखो कैसे, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ आपको कैसे लगाया अपन ने। हीट इसमें कौन, देखो इस वाले प्रोसेस के लिए देखते हैं, तो ये है अपना ऐसे, तो 4 नंबर पे हीट एंटर कर रही है, 1 से निकल रही है, और ये भी एंटर कर रही है QE। तो QE इनकमिंग एनर्जी प्लस
ये इनकमिंग है और ये किसके बराबर हो गई, H1 आउटगोइंग। एनर्जी बैलेंस रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। तो QE बराबर आ गया अपना H1 माइनस H4। सिमिलरली अपना वर्क इनपुट आया है। ओके, बस अब रख दो COP की वैल्यू यहाँ पर। क्या आएगा, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, सारी की सारी वैल्यू हैं। अब देखो, हाँ अब देखो H4 की वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि आइसेंथैलेपिक प्रोसेस होता है 3 से 4। आइसेंथैलेपिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, मतलब 3H3 बराबर क्या हो जाएगा अपना, H4 हो जाएगा। ओके, तो देखो वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे। H1 की वैल्यू है 180 माइनस H4 अपने को गिवन है 60 अपॉन H2 210 माइनस 180। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 120 अपॉन 30 4 अपनी COP होगी, डिजायर्ड COP अपनी कितनी होगी, 4। ओके, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर या रिसीवर इज कूल्ड बिलो इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। अगर अपन उसको सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे ठंडा करें तो क्या होगा, तो देखो वही VC साइकिल बना लेते हैं वापस से वही। ये लीजिए 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये लिया, ये हीट रिजेक्शन, ये आइसेंथैलेपिक प्रोसेस, और ये अपना कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 1 2 3 4। वो बोल रहा है कि अपन कंडेंसर में इसको, ये सैचुरेशन कर्व है, तो सैचुरेशन से बिलो टेम्परेचर, ठीक है, ये अपना T है, ये एंट्रोपी है, तो इससे नीचे टेम्परेचर पे करना है अपने को। तो क्या करेंगे, यहां से ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, अभी टेम्परेचर डाउन करना है अपने को। ये डाउन करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। फिर तो क्या हुआ, इतना इतना, ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है अपना। TS डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है अपने को, हीट बताता है। तो अपने को ये क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था, ये 3, ये 4 है और ये 4 तो 4 वाला जो पोर्शन है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बाकी कहीं कोई इफेक्ट आया नहीं, तो अपना आंसर क्या आएगा, इंक्रीज द नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, तो C विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an ideal vapor compression refrigeration cycle, the refrigeration effect is 80 kilojoule per kilogram of refrigerant flow. The COP अपने को गिवन है। ओके, रेफ्रिजरेशन VC साइकिल गिवन है अपने को, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपने को दिया हुआ है, और मास फ्लो रेट भी रेफ्रिजरेंट की दी हुई है। तो अपने से पूछ रहा है कि कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, वही VC साइकिल बना लेते हैं अपन फिर से। ये लिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट, आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन, और वही फिर से वापस वही है, सेम है बिल्कुल, और ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है ना। 2 3 4। ओके, ये है अपना कंडेंसर, ठीक है। अब वो बोल रहा है अपने को COP गिवन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है। तो COP का फॉर्मूला क्या था अपना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, देखो आइसेंथैलेपिक प्रोसेस में कुछ भी नहीं होगा, इस प्रोसेस में हीट गई है, QE एवेपोरेटर होता है यहाँ पे कंडेंसर होता है, यहाँ वर्क इनपुट आया है।
ओके, अब देखो करते हैं आगे। डिजायर्ड इफेक्ट को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं अपन। रेफ्रिजरेटर की बात करो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हीट पंप की बात करो तो हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपने को गिवन है, सीओपी अपने को गिवन है, तो अपन वर्क इनपुट निकाल सकते हैं। अपने से पूछा क्या गया है, कंडेंसर ने कितनी हीट रिजेक्ट की, क्यू सी या क्यू आर पूछा गया है अपने से, ठीक है ना। तो देखो सीओपी 4 गिवन है अपने को, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना गिवन है अपने को 80 किलो जूल पर किलोग्राम है, 80 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, यूनिट का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। वर्क इनपुट अपन यहां से निकाल लेंगे। वर्क इनपुट कितना आया अपना, वर्क इनपुट अपना आएगा यहां से 20 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। वर्क इनपुट आ गया। अब इस क्लोज साइकिल के लिए एनर्जी बैलेंस लगाएंगे वापस से वही। एनर्जी कौन कौन सी अंदर आ रही है, वर्क इनपुट आ रहा है प्लस क्यू ई आ रही है, और बाहर क्या जा रहा है, क्यू सी, ठीक है। तो क्यू ई क्या हो जाएगा अपना, क्यू सी माइनस वर्क इनपुट। ओके, तो यहां से निकालेंगे अपन 80 क्यू सी निकाल, अपने को क्यू सी निकालना था तो ये हो जाएगा 100, सॉरी क्यू सी निकालना है अपने को। अपने को क्यू सी निकालना है, क्यू सी होगा अपना 80 प्लस 20 मतलब 100 किलो जूल पर किलोग्राम। क्यू सी आ गया अपना, ठीक है। अब अपने से पूछा क्या है, अपन ने निकाल लिया हीट रिजेक्शन कितना होगा। ओके, उसने अपने से पूछा है किलोवाट में पूछा है अपने से आंसर, तो किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास फ्लो रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जूल पर सेकंड ये तो होती है वाट की यूनिट, तो किलो जूल क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड, तो इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो 100 इंटू ये कितना है 100 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू ये क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम पर सेकंड। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो कितना आ गया 200 किलो जूल पर सेकंड, या इसको क्या बोल सकते हो आप 200 किलोवाट, 200 किलोवाट। तो अपना आंसर क्या होगा करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द चॉइस ऑफ रेफ्रिजरेंट डिपेंड्स अपॉन, तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो अपन फ्लूइड यूज करते हैं, जो कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन हीट पंप में जो भी अपन फ्लूइड यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन रेफ्रिजरेंट। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अपन यूज करने से पहले देखते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है कि कोई भी रेफ्रिजरेंट कहीं भी यूज कर लिया, तो एप्लीकेशन के हिसाब से अपने को उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, कहाँ पे कौन सा सूटेबल है वो अपने को यूज करना है। तो वही बोल रहा है वो यहाँ पर कि किस अपन उसको चॉइस करें, तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन अपन देखेंगे कौन सा सूट करता है कौन सा नहीं करता है। तो सबसे पहला बोला है उसने रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, उसकी रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी कितनी है ये बोल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी लार्ज लेटेंट हीट होगी, ठीक है। तो ये अपने लिए सुटेबल है, अपन ये देखना जरूरी है अपने लिए, ठीक है। दूसरी बात आती है टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज, तो रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो अपन सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करेंगे, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अपन सेंट्रीफ्यूगल है स्क्रू कंप्रेसर यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन आ जाता है ऑब्वियसली, तो ये भी सही ऑप्शन है। सर्विस रिक्वायर्ड, अब अपन रेफ्रिजरेंट जो यूज कर रहे हैं वो किस सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे अपन को एयर कंडीशन करवाना है किसी रूम को या किसी हॉल को, तो वहां पर जो रेफ्रिजरेशन यूज करेंगे उसका टेम्परेचर अगर थोड़ा कम भी होगा तो अपन से अपना उसका काम चल जाएगा। लेकिन अपने को फ्रीजिंग करनी है कहीं पे जैसे स्टोरेज वगैरह में, तो वहां पे को अपने को बहुत लोअर टेम्परेचर चाहिए, तो अपने को ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहिए जो वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन आ जाता है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो तीनों ऑप्शन अपने से सही है, तीनों ऑप्शन कहाँ मैच करते हैं, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा कि तीनों अपन सिलेक्शन लेंगे तो हम तीनों क्राइटेरिया को देखेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
इट इज नॉट ए कॉज फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरो एक्शन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में CFC अपन ने बंद कर दिया है, तो वो यही बोल रहा है कि उसको बंद क्यों किया है, डिस्करेज क्यों किया गया, उसका क्या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसको डिस्करेजमेंट का रीजन नहीं है, उसका कारण नहीं है डिस्करेजमेंट का। तो पहला बोल रहा है देयर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, तो ये तो मेन कॉज था, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, जो अल्ट्रावायलेट रेज सीधी अर्थ पे आ रही थी और जो अपने को स्किन कैंसर वगैरह वगैरह प्रॉब्लम दे रही थी ग्लोबल, और उसी वजह से अपने को यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी फेस करनी पड़ रही है अपने को। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ये कॉज है उसके, ठीक है। देयर टेंडेंसी टू माइग्रेट द अपर एटमॉस्फेयर बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, तो सीधी सी बात ऊपर अपना ओजोन लेयर जो है अपर एटमॉस्फेयर में, तो वहां पर जाता है, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से वहां पर जाते हैं ये CFC, तो ये भी सही है। लेकिन टॉक्सिसिटी और नॉन अवेलेबिलिटी, इस वजह से इनको डिस्करेज नहीं किया था कि टॉक्सिक है या अवेलेबिलिटी इनकी थोड़ी टफ है, या मतलब बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये रीजन नहीं था। रीजन मेन यही था कि ओजोन डिप्लीट करते थे, ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या होता था, ग्लोबल वार्मिंग होती थी। तो इस वजह से ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये कॉज नहीं है, ये तीनों कॉज हैं। दीज आर कॉज ऑफ डिस्करेजमेंट, ओके। इनको बैन कर दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लोएस्ट COP इज ऑफ वेपर, मतलब COP इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछा गया COP सबसे कम किसकी होगी। तो देखो लोएस्ट COP पहला ऑप्शन है कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर, ओके। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेट कंप्रेशन, और तीसरा है एब्सॉर्प्शन साइकिल। तो अपने जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है VC साइकिल, उसमें अपन क्या यूज करते हैं, अपन वर्क इनपुट देते हैं, ठीक है। तो वर्क इनपुट देना मतलब अपने पास 2 टर्म है, और इस एब्जॉर्प्शन साइकिल में क्या करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन में अपन सोलर एनर्जी को या वेस्ट हीट को यूज करते हैं, अपन हीट यूज करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं इसको अपन। तो अपने पास 2 वर्ड हैं, एक है वर्क और एक है हीट। तो वर्क होता है अपना हाई ग्रेड एनर्जी और हीट होती है अपनी लो ग्रेड एनर्जी। तो अपन वेपर एब्जॉर्प्शन में हीट लो ग्रेड एनर्जी यूज करते हैं और यहाँ पे हाई ग्रेड एनर्जी यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली हाई ग्रेड एनर्जी की COP ज्यादा आएगी लो ग्रेड से, तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या आएगा, D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसने एक चीज बोली है जो मैं आपको समझाता हूं कि सुपर हीटेड वेपर, ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन क्या है। अगर अपन ये VC साइकिल बनाते हैं तो देखो ये जो रीजन है ये सबकूल्ड रीजन है अपना, ठीक है। ये अपना सुपर हीटेड रीजन है, सुपर हीटेड, और ये है अपना वेट रीजन, ओके। अगर अपन यहां से करते हैं आइसेंट्रोपिक, पहले बना देता हूं मैं साइकिल, 1 से 2, 2 से 3 हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये डॉट डॉट हमेशा डॉट डॉट बनाना है इसको, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये 3 से 4 से 1 हीट एडिशन प्रोसेस। तो अगर यहाँ पर देखो ये जो है अपना सैचुरेशन कर्व है, तो यहाँ पर क्या होगी, रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में होगा अपना, सुपर हीटेड वेपर की फॉर्म में होगा, सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में, सॉरी। और ये जो रीजन होगा यहाँ पर किस रीजन में होगा, वो सुपर हीटेड रीजन में, यहाँ पे वेट रीजन में और यहाँ पर सब कूल्ड रीजन में। तो ये जो है अगर यहां से अपन सैचुरेटेड वेपर से सिर्फ वेपर है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन ड्राई कंप्रेशन। अगर मान लो अगर मैं इसको ऐसे करता, जैसे मान लो यहां से ले आता हूं मैं इसको, यहां से लाकर ये बना रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और ऐसे करता है इसको साइकिल को, ऐसा अपना कोई साइकिल होता, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश। तो ये जो होता है ये होता सुपर हीटेड रीजन में, सुपर हीटेड बोला कम विद सुपर हीटेड वेपर, ये सुपर हीटेड वाला सीन हो जाता। और तीसरा है वेट। वेट में क्या है कि अगर मैं साइकिल को इस तरह से फॉलो करता,
इस तरह से साइकिल को फॉलो करता, 1 2 3 4। तो यहां पर जो है, यहां पर वेट रीजन में आ गया ये, मतलब मॉइस्चर भी होगा उसमें और वेपर फॉर्म भी होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको बोलते हैं अपन वेट कंप्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अपना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन साइकिल क्यों आया था, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी को यूज कर रहा था, तो उसकी सीओपी सबसे कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है, 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, 3 फ्लूइड्स यूज करते हैं अपन इसमें। एक अपन इनर्ट गैस यूज करते हैं, ओके, और वाटर यूज करते हैं और अमोनिया यूज करते हैं। तो अमोनिया, वाटर और इनर्ट गैस H2, जैसे फॉर एग्जांपल H2, तो 3 फ्लूइड सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है उसको वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो अमोनिया किसमें एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। तो अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ इनर्ट गैस यहाँ पर क्या करती है, कांस्टेंट प्रेशर रखने का काम करती है और कुछ भी नहीं करती, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। हाइड्रोजन एवापोरेटेड, हाइड्रोजन एवापोरेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर इसका। अमोनिया इज एवापोरेटेड इन हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ किसी से कोई काम नहीं, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखती है। जो खेल है नहीं का ही है, वाटर और इसका, वाटर और इसका अमोनिया का। तो अमोनिया एब्जॉर्ब होती है वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन का आंसर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 रेफ्रिजरेंट विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अपने को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हैं उसके, और अपने से पूछा ही कौन सा रेफ्रिजरेंट किससे मैच करेगा। तो मतलब एक तरह से नॉमेनक्लेचर है रेफ्रिजरेटर का ये। तो देखो नॉमेनक्लेचर में आपको बताता हूँ, 2 तरह से नॉमेनक्लेचर, 3 तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं अपन इसका। एक देखते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, एक देखते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, और एक देखते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो देखो सबके अलग अलग फंड हैं। जो जनरल जो नेम होता है वो क्या होता है, CmHnFpClQ। अब इसमें है क्या क्या, MnPq एक नेचुरल नंबर्स हैं जो इनकी बताएंगे कितने मॉलिक्यूल है, किसके कितने एटम है। कार्बन का मतलब, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, F का मतलब फ्लोरीन और Cl का मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो देखो आओ देखते हैं। अब जब सैचुरेटेड कार्बन यूज करोगे आप, तो इसका नॉमेनक्लेचर होता है RM-1, N+1 और P। ये होता है किसके लिए, सैचुरेटेड के लिए। और अगर अनसैचुरेटेड लूं मैं, अनसैचुरेटेड का होता है अपना R1, M-1, N+1 और P। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का होता है R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। उस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, मॉलिक्यूलर वेट 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, साफ लिख देता हूँ, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो इसका तो सीधा सीधा अपने को देख लो, सबसे पहले अगर दिख जाए तो ऑप्शन चेक करने का तरीका, अमोनिया दिख रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NH3 है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 3 मॉलिक्यूलर 3, तो कितना हो गया 17। अब 700 में ऐड कर दो इसको, 700 प्लस 17 कितना हो जाएगा 717, और R के साथ लिखना है अपने को, तो R717 ये किसका हो जाएगा, अमोनिया का। ये इसको मैच कर दिया अपन ने। ठीक है ना, ओके, C है ये C। ठीक है, C का तो 3 हो गया। अब C का 3 किस में आ रहा है, देखो ये इन B और C में से कोई एक ऑप्शन होगा अपना। ठीक है, अब देखो बाकी के निकालना बताता हूँ। अब इसमें कंडीशन और लगाते हैं अपन, क्या है, अगर सैचुरेटेड के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, N+P+Q बराबर 2M+2। ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड के लिए यूज करेंगे तो N+P+Q बराबर 2M आ जाएगा। तो अपने यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं सारी की सारी। देखो ये अपने को गिवन है, इनसे अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ चेक कर लेंगे कि किसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं R12 का बताता हूँ आपको।
R12 का करके बताता हूँ, R12। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं R0 1 2, ठीक है। अपना नोमेनक्लेचर, जनरल नोमेनक्लेचर क्या हुआ करता था, M-1 N+1 और P, ठीक है। तो देखो कंपेयर करोगे तो M-1 बराबर 0 आया अपना, तो M बराबर तो अपना आ गया 1, N+1 बराबर 1 आ गया, तो N बराबर कितना आ गया 0, और इसके अलावा बचा क्या ये, तो P बराबर कितना आ गया अपना 2। अपने को Q और निकालना है, Q निकालना है तो क्या करोगे, क्या है देखो N+P+Q बराबर, अब देखो इसको पता कैसे लगाओगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का पता तो लगेगा नहीं। तो देखो जो अनसैचुरेटेड है उनका 1 से शुरू होता है हमेशा नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो देखो 3 वाला एक ही दिख रहा है आपको, इसमें तीन टर्म आएंगे सीधे सीधे, तो देखो 1 वाला सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये 1 से शुरू होगा हमेशा, तो ये अनसैचुरेटेड है। बाकी जो है वो दो के आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, वो सैचुरेटेड होंगे, और ये अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड 3 से शुरू होता है, R1 से शुरू होगा हमेशा, ऐसे पता लगा लेना, ऐसे पता नहीं लगा पाओ तो। वैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का पता लगा सकते हैं अपन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड होते हैं CnH2n, ठीक है, या 2n- CnH2n-2, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, और ये अपने क्या होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, ऐसे भी पता लगा सकते हो। तो देखो अपनी कंडीशन क्या थी सैचुरेटेड के लिए, N+P+Q बराबर 2m+2, ओके। अपने को पास सारी वैल्यू है, N0 है, P2 है, प्लस Q बराबर, ये कितना है 2m, m कितना था 1, तो 2 + 2, तो Q बराबर अपना कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो अपने पास सारी वैल्यू आ गई, N M P Q। अब लिखेंगे क्या अपन, क्या होता है CM HN FPCl Q, ठीक है। तो वही वैल्यू रख देते हैं, CH है नहीं 0, F कितना है 2, P कितना 2, Cl Q कितना है 2, तो CF2Cl2, देखो किसमें दिख रहा है आपको, CF2Cl2, ये रहा CCl2F2 या CF2Cl2, बात एक ही है। तो D का क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच कर लो, R12 का कहाँ है, A का 4 और इसका 3, तो देखो ऑप्शन तो अपने को यहाँ से पता चल गया, 2 से पता चल गया, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, सारे वैसे ऐसे कैसे निकलेंगे, सेम फंडे हैं। तो ये इसका ये और इसका 3, तो अपना आंसर तो करेक्ट आंसर तो होगा अपना बी आंसर, ठीक है। मैं बाकी निकाल के बता देता हूँ आपको, ये R22 आप प्रैक्टिस करना घर पे खुद से, ये जैसा सेम डिट्टो ऐसे ही होगा। मैं अनसैचुरेटेड वाला करके बता देता हूँ आपको एक बार। तो देखो R113 ये दिया है अपने को। अनसैचुरेटेड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन, R1 M-1 N+1 और P, ठीक है। तो 1 ये आ गया, M-1 बराबर कितना हुआ 1, ठीक है। R हाँ यहां से लिख लेते हैं अपन, M-1 बराबर क्या होगा अपना, बताओ M-1 बराबर क्या है 1 है, तो M बराबर क्या हो जाएगा अपना 2, ठीक है। अब N+1 बराबर कितना है, कितना गिवन है अपने को, N+1 बराबर कितना है 1, तो N बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और P 113 N, हाँ N+1 बराबर अपना क्या गिवन है, हाँ N+1 और P, तो P कितना है अपना यहाँ पर अपना 3, ठीक है। अब वही वैल्यू पुट कर लो, N+P+Q बराबर 2m, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो N की वैल्यू 0, P की वैल्यू कितनी है 3 + Q बराबर M बराबर कितना था 2, तो 6, तो Q बराबर कितना आ गया 3। तो वही वाली फिर से वही वैल्यू देख लो आप, देखो ये रहा C2H0 था, F3 और Cl भी 3,
अब देखो इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो ये है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में लिख रखा है इसने, तो C2Cl3F3 ये बन गया। तो ये देखो डी का क्या होना चाहिए अपना 1 होना चाहिए, डी का 1 है देखो इस ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह से करेंगे अपन रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन था अपना बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अपने को वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं अपन इसको, ये देखना है। तो वीसी सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं इसको। वीए सिस्टम में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसमें अपन ने कंप्रेसर को हटा दिया, कंप्रेसर को हटा दिया और उसकी जगह अपन ने क्या यूज कर दिया, जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप, ये यूज किया अपन ने इसमें। और मेजर डिफरेंस क्या था, अपन वीसी साइकिल में हाई ग्रेड एनर्जी वर्क यूज करते थे, वर्क इनपुट देते थे। इसमें अपन वेस्ट हीट या सोलर एनर्जी या अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है वो अपन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यूज करते थे अपन यहाँ पर, ये बेसिक डिफरेंस था कि ये लो ग्रेड एनर्जी को यूज करता था वेपर एब्जॉर्प्शन, वो हाई ग्रेड को करता था। और क्या चेंजेस क्या किए अपन ने, कंप्रेसर को हटा के जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप लगा दिया। तो अगर अपन इसको देखें, अगर इसको अपन देखें तो इस तरह से बनेगा ये, यहां होगा एवापोरेटर, उसके बाद अपन यूज करेंगे एब्जॉर्बर, वहां से जाएगा अपना ये पंप में, यहां पर होगा पंप, इसके बाद आएगा अपना जनरेटर। इसके बाद अपन इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन ने यहाँ पर यूज किया। सबसे पहले यूज करते हैं अपन एनालाइजर, फिर यूज करते हैं उसके बाद अपन रेक्टिफायर, और देन फिर वो जाता है इसमें कंडेंसर में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अपन यूज करते हैं रिसीवर, और फिर ये वही एक्सपेंडर या थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। अब देखो क्या करेगा वो, एवापोरेटर से एब्जॉर्बर में गया, एब्जॉर्बर, अब अपने को उनके फंक्शन देखने हैं क्या क्या है। अब देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है अपने को डिहाइड्रेशन, दूसरा बोला रिमूवल ऑफ वेपर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं, इसमें अपन क्या देते हैं, अपन हीट देते हैं। हीट दी तो जो एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन था उसमें से अमोनिया के रेफ्रिजरेंट की वेपर्स बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा अपना, रिमूवल ऑफ वेपर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। तो अपना जनरेटर क्या करेगा, ये करेगा अपना ए का 2, ठीक है। तो ए का 2 देखो सीधा ऑप्शन देखना था, अगर आपको एक भी बता दो तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं, ए का 2 ये आंसर हो जाएगा अपना डी पर। लेकिन आगे देखते हैं, देखो अब बी क्या बोल रहा है वो, एनालाइजर। अब हो सकता है कि कुछ पूरी तरह से नहीं गया वो, कुछ वाटर पार्टिकल्स उसके साथ चले गए, किसके साथ, वेपर्स के साथ, अमोनिया के वेपर्स के साथ चले गए। तो एनालाइजर वहां से उसको उन पार्टिकल्स को, उसमें बैफल प्लेट्स होती हैं तो कंडेंस हो जाती है, उसको वहां से निकाल देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो प्रोड्यूसिंग ड्राई अमोनिया वेपर बाय रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल कंप्लीटली, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया फ्रॉम हाई प्रेशर वेपर्स, ठीक है ना। तो लिक्विड अमोनिया कंडेंस कराएगा, ठीक है, ये बनाएगा। और क्या करेगा इसके अलावा वो, डिहाइड्रेशन, मतलब एक तरह से जो उसका वाटर के पार्टिकल्स थे उनको वो क्या कर देगा, निकाल देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। तो ये इसका काम होगा एनालाइजर का। तो बी का 1 हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, अब थोड़े बहुत ट्रेसेज और बच गए, मान लो जहां से भी निकल गए, यहाँ से निकाल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा बहुत रह भी गए, तो ये कंप्लीटली साफ कर देगा, उसमें बिल्कुल भी कोई वाटर पार्टिकल होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट की वेपर्स होंगी। ओके, तो ये आ गया अपना प्रोड्यूसिंग ड्राई अमोनिया वेपर बाय रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स कंप्लीटली। तो ये अपना हो जाएगा सी का 3, ठीक है।
और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर का सीधा सा फंडा है कि क्या कहते हैं, जो लिक्विड अमोनिया है उसको रिसीव कर लेता है अपने पास, ठीक है ना, स्टोरेज कर लेता है, हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया को स्टोर करता है। तो अपना कौन सा डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रॉटलिंग डिवाइस, ये अपन ने बार बार मैं करा चुका हूं आपको। थ्रॉटलिंग डिवाइस जो होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है, आपको समझाया था थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो कैसा होगा, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होगा। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस समझाई थी थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कि बहुत नैरो पैसेज, रेस्ट्रिक्ट पैसेज से अपन कोई भी फ्लो कराना, उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे मैं बाय एस एफ ही बताऊँ आपको, बाय स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बताऊँ, क्या होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो अपना H1 प्लस क्या होता था, जनरल क्या होती थी अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट, ले लेते हैं 1 प्लस हीट दी अपन ने, तो कुछ अपने को क्या मिला, H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी मिली कुछ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिली, प्लस वर्क मिला। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं इसमें, नेगलेक्ट मान के चलते हैं अपन। हीट अपन दे नहीं रहे थ्रॉटलिंग में, वर्क डन अपने को मिल नहीं रहा, तो ये सब जीरो है। तो क्या आया, H1 बराबर H2। यहाँ से अपन ने प्रूव किया था कि आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है। तो थ्रॉटलिंग कैसा होता है अपना, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आर। तो देखो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पहले देखते हैं बना कैसे। साइक्रोमेट्रिक चार्ट अपना होता है ये इस तरह का कर्व होता है अपना साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये। तो इधर होता है अपना डीबीटी और इधर होता है अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। यहाँ पे कितनी होती है इस लाइन की, 100%। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्या होती है, कर्व्ड होती है, कर्व्ड लाइन है ये कर्व्ड। तो अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कैसी होती है, कर्व्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। डीबीटी लाइन कैसी होंगी, वर्टिकल सीधी सीधी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन कैसी होंगी, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इस तरह से। और भी होती हैं, आगे अपन नेक्स्ट सीरीज करेंगे जब क्वेश्चन डालूंगा मैं, तो देखेंगे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए कौन सा होगा, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ये होगी। ओके, कर्व्ड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, अपन डेफिनेशन आप जानते हो कि वाटर वेपर कंटेन इन एयर, ये एयर है, ठीक है ना। देखो पहला ऑप्शन पढ़ा, एयर है ये, एयर वेपर मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर कंटेंट पर केजी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर, ड्राई एयर कंटेंट पर केजी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर, नन ऑफ द अबव। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर, ठीक है। तो अपना ए आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन समर एयर में बी कूल्ड एंड डीह्यूमिडिफाइड बाय स्प्रेइंग चिल्ड वाटर टू एयर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। तो मिनिमम टेम्परेचर जो इसको कूल कर सकते हैं अपन, वो क्या होगा। तो देखो अपन वही लगा लेते हैं, ये वाला कर्व बनाया साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है ये एक, ठीक है। देखो अब ये इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, डीबीटी। डीबीटी क्या होता है, जो एयर का टेम्परेचर, ड्राई एयर का भी टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं डीबीटी, ठीक है ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे डब्ल्यूबीटी होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, थर्मोमीटर लिया उसके ऊपर अपने गीला कपड़ा रख दिया, तो जो उसका टेम्परेचर होगा उसको वेट बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है वो, अपन क्या क्या कर रहे हैं, कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। कूलिंग कर रहे हैं तो इधर जाएंगे अपन, और डीह्यूमिडिफिकेशन में ऐसे जाएंगे। तो देखो ये डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है और कूलिंग हो रही है, तो प्रोसेस होगा ये 1 से 2, मतलब इसमें डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है और कूलिंग भी हो रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे लो है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। अब इसी को अगर अपन आगे बढ़ाते जाएँ, आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ मिलेगा, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं एडीपी, एपरेटस ड्यू पॉइंट। तो किस टेम्परेचर तक कर सकता है ये, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, इसको बोलते हैं
dP। तो मिनिमम कितना कर सकता है वो, एपरेटस ड्यू पॉइंट तक कूल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट इतना dBT, इतना प्रेशर दिया आपने को, और अपने को क्या दिया है देखो 0.016 kg ऑफ वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। मतलब अपने को क्या दिया गया है, अपने को ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे दी है उसने। ठीक है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, तो अपने को पता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV। PV क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का, P क्या है, टोटल प्रेशर है, PT टोटल प्रेशर है, ओमेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपने को वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू अपने को दी गई है 0.016। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अपने को PV की निकालनी है, PT अपने को गिवन है, देखो PT उसने दिया अपने को 760 mm ऑफ Hg। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अपने को 1 atm प्रेशर दिया है, इसका कितना है 1.01325 बार। अब देखो आंसर किस में दिया गया है, किलो न्यूटन में दिया गया, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ओके, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी सॉल्व करके। देखो ओमेगा कितना था 0.016 अपॉन ये हो जाएगा 0.622 बराबर PV अपॉन PT माइनस PV। PT की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं 101.325। तो यहाँ से PV की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो अपनी वैल्यू निकल के आएगी 2.52 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी अपनी निकल के। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं इससे, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपने को कुछ डिवाइसेस दी गई हैं जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उनमें कौन सा प्रोसेस होगा ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या करता है, यहाँ पे वाटर हीट होता है, हीटिंग ऑफ वाटर होगी, तो सीधी सी बात है तो हीटिंग हो रही होगी, और वाटर का कैसे, वाटर मिल रहा है, वाटर आ रहा है बार बार, तो ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा होगा उसमें। तो क्या हो रहा होगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है एयर कूलर। एयर कूलर जो अपने घरों में डेली देखते हो, यूज करते हो आप, तो वो क्या करता है, जो एयर आती है उसको क्या करता है, ठंडा करता है, और जो वाटर उसमें से गिरता रहता है, पीछे जो होता है उसमें जो अपना टैंक होता है उससे जो वाटर गिरता रहता है, तो वो क्या करता है, उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एयर कूलर में। तो एयर कूलर क्या कर रहा है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना एवापोरेटर कॉइल। एवापोरेटर कॉइल क्या करेगा, एवापोरेटर कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे क्या करता है, कूलिंग करता है। तो कूलिंग हो रही होगी और क्या हो रहा होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, वो ड्यू बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एवापोरेटर कॉइल में। एयर कूल्ड कंडेंसर क्या करेगा, एयर कूल्ड कंडेंसर सिर्फ क्या करता है, एयर को क्या करता है, हीट करता है विदाउट चेंजिंग द मॉइस्चर लेवल। उसका मॉइस्चर लेवल में कोई बदलाव नहीं आता है, तो सीधा सीधा सिंपल हीटिंग हो रही है इसका मतलब। तो ये हीटिंग आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन गया अपना, ए 4321 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर विद 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने को गिवन है 5 बराबर क्या होता है अपना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मास ऑफ वाटर वेपर, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ वाटर वेपर सैचुरेटेड कंडीशन विद कंडीशन सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो mv/mvs। ठीक है, अगर अपन इसको प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, pv/pvs। ठीक है, pv/pvs कैसे आया, ये वही कंडीशन लगाई, pv बराबर mv/rtv और pvs सैचुरेटेड कंडीशन लगाई mvs/rtvs। ठीक है, पहली कंडीशन, पहली क्वेश्चन ये, दूसरी क्वेश्चन ये। अपने कंडीशन क्या है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि टी बराबर टीवीएस होना चाहिए और वी बराबर वीवीएस होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम से पी, ये वी आएगा इधर, पीवीवीएस। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम, आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो 5 बराबर pv/pvs आएगा अपना। अपने को उसने दिया है 5 1 बराबर pv1/pvs।
ठीक है ना, ये गिवन है अपने को। अब अपने से पूछा है वो phi2, ठीक है, phi2 उसने अपने से पूछा है। अब उसने कंडीशन क्या दी है इसके साथ, आइसोथर्मली अपन ने उसको वॉल्यूम को हाफ किया गया है, तो क्या बोल रहा है वो कंडीशन, P आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल की कंडीशन क्या होती है, P1 V1 बराबर P2 V2, तो P V1 V1 बराबर P V2 इंटू V2, ठीक है ना। अब देखो V का मतलब वेपर है, वेपर का यूज कर रहा हूं मैं सब्सक्रिप्ट, ठीक है ना। अब वो बोल क्या रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, VV2 कितना इनिशियल का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो P V1 इंटू V1 बराबर P V2 इंटू V2 V1, सॉरी V1 अपॉन 2, ठीक है। तो V1 से V1 कट गया, तो PV2 कितना आया अपना 2PV1, ठीक है। अब देखो phi2 कितना होगा अपना PV2 अपॉन PVS, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, phi बराबर PV2 की वैल्यू कितनी है 2PV1 अपॉन PVS, और PV अपॉन PVS क्या है अपना phi है, तो phi2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 बराबर 100%, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। आंसर देखते हैं, डी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज 20 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 40 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हीटेड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर। अपन एक हीटिंग कॉइल यूज कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, एयर को अपन गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहाँ तक लेके जा रहे हैं 45 डिग्री तक। द बाईपास फैक्टर ऑफ द हीटर इज, तो बाईपास फैक्टर क्या होगा, बाईपास फैक्टर क्या बताता है अपने को, फ्रैक्शन बताता है जो एयर कांटेक्ट में आई और जो कांटेक्ट में नहीं आई उसका फ्रैक्शन बताता है अपने को बाईपास फैक्टर। तो जैसे अपन बना देते हैं डायग्राम, ये अपनी कोई हीटिंग कॉइल है, ठीक है। अब ये हीटिंग कॉइल बोल रहा है, वो सरफेस टेम्परेचर हीटिंग कॉइल बना रखा है उसने अपने को 45 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। और हीटेड एयर को कहाँ तक करना है 40 डिग्री सेल्सियस तक करना है, और इनिशियल कितना था, एंट्री कितने पे थी उसकी 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, ठीक है। तो देखो सीधा सीधा सा बेसिक फंडा है इसका कि अपने को बाईपास फैक्टर में क्या करना है कि जो एग्जिट पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है और जो इनलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू कूलिंग और हीटिंग कॉइल, उसका रेशो निकालना है अपने को। बिल्कुल सिंपल फंडा है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा 45 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, इनलेट का ही आ गया, ठीक है। तो बस ये कितना है 5, ये है अपना 25, 5 5 या 25 और ये आ गया 0.2, तो बाईपास फैक्टर कितना आएगा अपना 0.20 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 एयर स्ट्रीम्स विद मास फ्लो रेट, 2 एयर स्ट्रीम दिए हैं अपने को, दोनों की मास फ्लो रेट दी है अपने को, दोनों की एंथैल्पी दी है, वो मिक्स होती हैं। तो जो बोल रहा है मिक्सचर की एंथैल्पी क्या होगी, तो वो एंथैल्पी कंजर्वेशन लगा लेते हैं अपन। ये है, ये कोई 1 ये 2 पॉइंट है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मास m1 मास फ्लो रेट हो गई m1 डॉट, यहाँ हो गई m2 डॉट, किलो जूल किलोग्राम पर मिनट, ठीक है, किलोग्राम पर मिनट। हाँ, ये याद यूनिट वगैरह जरूर देख लेना, ठीक है। तो एंथैल्पी कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो m डॉट 1 h1 प्लस m डॉट 2 h2 बराबर, यहाँ पे मान लो h होगी कोई एंथैल्पी, तो h m डॉट 1 प्लस मास कंजर्व रहेगा m डॉट 1 प्लस m डॉट 3, दोनों कंजर्वेशन लगाए, मास कंजर्वेशन लगाया और एंथैल्पी एनर्जी कंजर्वेशन लगाया अपन ने, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, h निकालना, सीधा सीधा वैल्यू सारी गिवन है अपने को, कितना आया चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो ये किलो जूल पर मिनट में, ये नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो एंथैल्पी दी गई है उसी में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो 36 और 14 और उसके 36, तो 36 इंटू 36 प्लस ये आएगा अपना 50 इंटू 14, 50 इंटू 14 बराबर h इंटू ये कितना हो गया 36 प्लस 14, तो h बराबर अपना आ जाएगा निकल के 39.3
9 समथिंग, तो अपने 39 पॉइंट समथिंग किससे मैच कर रहा है 40, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एयर कंडीशनिंग प्लांट द एयर एंटर्स द कूलिंग कॉयल एट इतना, द कॉयल सरफेस टेम्परेचर इतना, बाईपास फैक्टर ऑफ द यूनिट इज 0.4, द एयर विल लीव द कॉयल। एयर किस टेम्परेचर पे लीव करेगी अपने को ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो अपने को उसमें बोला बाईपास फैक्टर क्या होता है अपना, बाईपास फैक्टर का सीधा सा फंडा है कि अपन कोई कूलिंग कॉयल या हीटिंग कॉयल यूज करते हैं तो फ्रैक्शन बताता है ये कि जो एयर है वो कितना उसके टच कांटेक्ट में आई और कितना नहीं आई, उसका फ्रैक्शन बताता है बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर के लिए सीधा सीधा सा फंडा है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो निकालना है अपने को। बिल्कुल सिंपल फंडा याद रखना कि अपनी कूलिंग कॉयल बीच में होगी, कूलिंग कॉयल हीटिंग कॉयल, तो आउटलेट का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इनलेट का टेम्परेचर डिफरेंस, सिर्फ इतना सा करना है। अब देखो कंडीशन बना लेते हैं इसकी अपन। ये अपने को बोल रहा है कौन सी है, कूलिंग कॉयल है, ये कूलिंग कॉयल बना दी। ठीक है, एयर यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से जा रही होगी। एयर कितने पे बोल रहा है वो, कूलिंग एंटर 27 डिग्री सेल्सियस पे वो एंटर करती है। कूलिंग कॉयल का -5 डिग्री दे रखा है और ये कितना है बाईपास फैक्टर पे वो गिवन है इसमें। तो वो पूछा एयर कितने पे लीव करेगी, मान लेते हैं अपन T2 पे टेम्परेचर पे लीव करेगी, तो बस वही करना है। बाईपास फैक्टर बराबर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस T2 -5 आउटलेट वाला ये टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस T1 -5। ठीक है, अब ये कितना गिवन है 0.4 गिवन है अपने को, इक्वल टू T2 कहाँ है, T2 अपने को निकालना है, T2 निकालना है +5 अपॉन ये हो जाएगा T1 है 27 +5। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 27 +5, हाँ ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं 27 32 को से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा T2 जो अपना आएगा, निकल के वैल्यू निकालोगे आप तो 7.8 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, इन सेंसिबल कूलिंग ऑफ मॉइस्ट एयर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी एज फॉलोज। सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं अपन किसकी, किसी भी एयर की। ठीक है, तो क्या होगा, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेज, कूलिंग करेंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर सीधी सी बात है डिक्रीज होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर मैंने आपको बताया था क्या होता है कि थर्मोमीटर के ऊपर गीला कपड़ा रख दो और उसका जो टेम्परेचर रीडिंग आएगा उसको बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वो डिक्रीज करेगा, कूलिंग हो रही है तो। ठीक है, तो ये सही है। ओके, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे जाके वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ओके, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, सीधी सी बात है कूलिंग कर रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। ओके, तो अपना आंसर आएगा 1 एंड 1 2 3 तीनों के तीनों अपने करेक्ट आंसर होंगे। अगर आपको देखना है तो आप इससे भी देख सकते हो। ठीक है ना, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेंसिबल कूलिंग कर रहे हो तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर्स ओनली, तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रेफर टू एज। देखो मैंने पहले समझाया था, वीसी साइकिल बनाया था अपन ने। वीसी साइकिल में क्या था, ये था 1 से 2 जो प्रोसेस था, कंप्रेसर यही प्रोसेस हैंडल करता है 1 से 2। अगर वेपर है ओनली, सिर्फ वेपर हैंडल कर रहा है तो मतलब सुपर हीटेड वेपर होगी या सैचुरेटेड वेपर होगी, इसी कंडीशन में सिर्फ वेपर रहेगी। इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, वेपर और मॉइस्चर दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपन क्या करें, वेट रीजन आ जाएगा तो वेट रीजन में क्या होता है, ड्राई कंप्रेशन। अदरवाइज क्या होता है, वो वेट रीजन में क्या होगा, वेट कंप्रेशन। अदरवाइज क्या होगा, ड्राई कंप्रेशन। तो कौन सा फेवरेबल केस होगा इसके लिए, वेपर ओनली के लिए ड्राई कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एज। देखो वेट डिफरेंस जो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, वेट बल्ब डिप्रेशन WBD भी बोलते हैं उसको अपन। तो देखो कब होगा ऐसा, तो DBT माइनस WBT करना है अपने को। तो सीधा सा फंडा है, कब होगा, एयर बिकम्स वेटर नहीं, एयर बिकम्स ड्रायर। जब एयर बिकम ड्रायर होगी मतलब DBT उसका इंक्रीज कर रहा होगा, DBT इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सीधा ऑप्शन आएगा एयर बिकम्स ड्रायर। जब एयर ड्रायर होती जाएगी तो अपना क्या होता जाएगा, ये डिफरेंस जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर डिफाइंड बाय कंफर्ट कंडीशन क्या होती है कि जब अपन जो नेचुरली एनवायरनमेंट है उसमें जब अपन जैसा कंफर्टेबल जिस एनवायरनमेंट नेचुरली अपन फील करते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट अपन आर्टिफिशियली बनाए, उसको बोलते हैं अपन कंफर्ट कंडीशन। तो उसके लिए कंडीशन सीधा सीधा डेटा याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि 22 डिग्री से 60 डिग्री RH, मतलब सीधा सीधा सा 24 डिग्री सेल्सियस उसमें ±1 और 2 डिग्री सेल्सियस कर लेना, और जो वो है अपनी क्या कहते हैं उसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसमें 55 डिग्री ±5 डिग्री कर लेना। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नियर बाई ऑप्शन अपना आएगा ये 22 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस DBT रहेगा और 60 डिग्री क्या रहेगा RH रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी अपनी। तो अपनी इफेक्टिव कंफर्ट कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी, अपन ने पढ़ा था, देखो वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन, एंटी एयर रेफ्रिजरेशन और वॉर्टेक्स ट्यूब। तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो था अपना, उसमें अपन क्या करते थे, सोलर हीट या वेस्ट हीट को यूज करते थे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की यूज नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा अपना वेपर एब्जॉर्प्शन। बाकी सब में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी। देखो COP और थर्मल एफिशिएंसी में रिलेशन होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब देखो इसमें रिलेशन है एक पूरा, लेकिन किसके लिए वो कार्नोट सेम टेम्परेचर लिमिट्स के लिए रिलेशन है ये कि TL और TH सबके लिए क्या होने चाहिए, सबके सब TH और सेम TH और TL के बीच में वर्क कर रहे होने चाहिए। ठीक है ना, COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 बराबर 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये सब तीनों के तीनों रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और इंजन तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे होने चाहिए। तो अपने को क्या दिया गया, उसने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर दिया है, तो अपने को रिलेशन निकालना है। तो क्या करें अपन, सीधा सीधा ये देख लेते हैं, COP ऑफ हीट पंप कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब COP ऑफ हीट पंप बराबर क्या हो गया, 1 एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/5, तो ये आ गया 0.2। ऑप्शन देखते हैं, 0.2 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर, कितना वाटर लिया, 1 टन, मतलब 1000 kg। इतने वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करने के लिए, और कितने टाइम में, 24 घंटे में, जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर देंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन। हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शन इससे मैच करता है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 3.5 किलोवाट, 1 टन बराबर, या 210 किलो जूल पर मिनट। ये वैल्यू याद रखना, कई बार यूज करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ लोअर टू हायर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दिस, व्हाट विल द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। उसने अपने को क्या दिया है, TL/TH अपने को गिवन है 7/8। ओके, अब वो बोल रहा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर की COP क्या होगी। तो COP क्या होती थी अपनी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये तो होती थी। या फिर अगर इसको कार्नोट के केस में यूज करें तो क्या लिखेंगे, TL/TH - TL। ठीक है ना, कैसे आया ये तो पता ही है, करा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने। ठीक है, अब देखो COP, अब अपने को दिया क्या है, उसने TL/TS दिया है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं TL को। ये TL ऐसा का ऐसा, यहाँ से TL कॉमन लिया, TL/TH। हाँ ठीक है, तो देखो ये बन गया TH/TL -1, और ये TL आया, TL से TL कैंसिल हो गया, COP रह गई अपनी। अब देखो TH/TL यहाँ पे दिया है TL/TH और 7/8, और अपने पास है TH/TL। तो इसे सॉल्व करोगे तो 1 इसको उल्टा लिखेंगे अपन, तो क्या आएगा 8/7 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 8 - 7/7, तो ये आ गया 7। तो COP कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा अपना, इसका आंसर आएगा अपना 7। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज में।